चलिए बच्चों, कुछ मीठा हो जाए। आपको पता है कि मीठा हमारे टेस्ट को सुधार देता है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पतली वृत्तीय वलय, जिसे इंग्लिश में रिंग कहते हैं, का जड़त्व आघूर्ण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि सर, ये एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो नहीं है इसका। तो डेरिवेशन कौन कर रहा है? हम तो अनुप्रयोग कर रहे हैं दो उन बड़ी प्रमेयों का जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक थी समांतर अक्ष प्रमेय और एक थी लंब अक्ष प्रमेय। तो पता है, इसके डेरिवेशन को आपको डेरिवेशन तो मानना ही नहीं है। इसके डेरिवेशन को आप न्यूमेरिकल माने, रीजनिंग माने, कॉन्सेप्ट माने और इसे समझना शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियर के लिए। और हम यहाँ पे बात किसके लिए कर रहे हैं? कैरियर के लिए तो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के लिए नहीं, कैरियर के लिए करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में इसका फार्मूला दिया है और उस फार्मूला पे आधारित एक न्यूमेरिकल भी दिया है, तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको अच्छा, तो पहले की बात से पहले एक बात बता, आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो क्या होता है? घूर्णी गति में परिवर्तन का विरोध जब कोई दृढ़ पिंड करता है तो उस विरोध को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और हमने ये निकाला, हम यहां लिख रहे हैं I = mr²। पता है r क्या है? अक्ष और द्रव्यमान के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों, अक्ष बदल जाता है तो किसी भी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। तो विभिन्न अक्षों से मिलने वाला, प्राप्त होने वाला और विरोध होने वाला जड़त्व आघूर्ण हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अक्ष, एक अक्ष, हम बहुत से अक्षों की बात करेंगे, उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो रिंग के केंद्र से जाता है और रिंग के लंबवत है। अब रिंग क्या होती है? एक पतले तार को मोड़ दो तो रिंग बन जाती है। आपको रिंग भी दिखाते हैं। पहले तो जरा एक डायग्राम बना लें। ये है वो आपकी रिंग और ये केंद्र है और ये त्रिज्या है इसकी r। तो रिंग यानी वलय, रिंग की त्रिज्या कितनी है? r। यस, पता है आपको। माना कर दें, फिर मान लो लेट रिंग का यानी वलय का कुल द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान अपन मान लेते हैं कैपिटल M। अब ये वाला अक्ष कौन सा है? देखिए, ये है अक्ष और इसे हम बाय डैश मान सकते हैं। हम इस अक्ष के सापेक्ष इस रिंग का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं। ये अक्ष कैसा है? चलिए अपन लोग मिलके प्रैक्टिकली समझते हैं इसे। ये है बच्चों वो रिंग। देखा ना, एक वायर था, इस वायर को मोड़ा, ये बन गई रिंग और यहां पे ये कुछ ऐसी बनी। अब हम कौन से अक्ष की बात कर रहे हैं? अब हम इस अक्ष की बात कर रहे हैं। जो बोर्ड पे रिंग बनी हुई है वो ये अक्ष है। सामने से देखिए, ये अक्ष है, इसके बिल्कुल केंद्र से होकर जा रहा है ये अक्ष। ओके, और ये रिंग है। हम इस अक्ष के सापेक्ष सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। और मान लो आपकी ये रिंग ऐसी बनी है और ये यहां पे है अक्ष। तो चलिए निकालते हैं। परंतु आपको ये बात तो पता है यार कि पूरा काम करना कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ा सा तो टफ है। तो पता हम क्या करते हैं? थोड़ा काम करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? घर में एक बड़ा कंटेनर भर के आपके यहाँ छोले बन रहे हैं। तो आपकी माताजी ने छोले बनाए तो उन्होंने कहा, यार बच्चे टेस्ट तो कर इसे, कैसे बने? तो वो टेस्ट के लिए क्या करेगा? आपको एक कटोरा भर के देंगी माताजी? नहीं, एक चम्मच देंगी, एक चम्मच। तो वो एक चम्मच से आप टेस्ट करोगे और फिर बोलोगे हाँ थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिए।
आपने पूरे छोलों का टेस्ट बदला एक छोटे से चम्मच के टेस्ट। हम भी यहाँ पे यही करेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले लेंगे ए बी, और जिसकी लंबाई हम मान लेंगे dx। और बच्चों ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है एक अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट, छोटे से छोटा भाग। और ए बी की जो लंबाई है ना, ये लंबाई, इसकी लंबाई है dx। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हम हमेशा फिजिक्स में ऐसा ही करते हैं, आपको पता है। हम उस dx का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे, और जब dx का छोटे से भाग का निकल गया तो गणित हमारी सहायता करेगा। हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करेंगे, और समाकलन करके पूरी रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें किसी चीज का जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो हमें दो काम तो करने होते हैं। पहला काम तो ये है कि हमें उसका द्रव्यमान निकालना पड़ता है। दूसरा, जिस अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं उस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी निकालनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले ये काम करना शुरू करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे माना है कि जो रिंग है, भले यार रिंग का द्रव्यमान है कैपिटल M। रिंग की लंबाई कितनी होगी? रिंग की लंबाई, हम यहां से चलें और इधर से घूमते 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 फिर यहां पे आ जाएं, ये रिंग की लंबाई होती है। और बच्चों इसे परिधि कहते हैं। मतलब रिंग की जो लंबाई है ना, रिंग की लंबाई यानी वलय की लंबाई बराबर हो जाएगी परिधि, और परिधि होती है 2πr, जो कि आप एक छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। ये 2πr वो रिंग की लंबाई होगी। देखो ना यार बच्चों, हमने जो रिंग की बात की थी, ये है रिंग यहां से यहां तक। ओके, अब इस रिंग को खोल दो तो एक पूरा एक लंबी रेखा बन जाती है, और ये जो लंबाई यहां से यहां तक आई है ना हमारी, ये पूरी परिधि होती है। तो ये रिंग की लंबाई हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब रिंग के प्रति एकांक, पहले एकांक तो निकालेंगे ना, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर पूरी का द्रव्यमान M है, लंबाई ये है। तो हम कैसे निकालें, तो हम ऐसे निकालेंगे ना, M/2πr। कॉपी है ना आपके पास, पेन है ना, तो लिखो ना, लिखो कि जिसका भी एकांक निकालना होता है उससे भाग दे देते हैं। यार सब्जी लेने गए, तुम्हें 7 किलो सब्जी लेना है, सब्जी वाले से पूछोगे कि भैया क्या भाव दी है, तो वो 1 किलो के रेट बताएगा कि भैया 10 रुपये किलो है। आपको समझ में आएगा, 10 7 70, यानी कि 70 रुपए की हमारी 7 किलो की सब्जी आएगी। अब हमें एकांक लंबाई का द्रव्यमान पता लग गया है, तो हम dx लंबाई का द्रव्यमान पता कर लेंगे, गुणा dx कर देंगे, इसमें गुणा dx कर देंगे। 7 किलो लेना था ना, 10 रुपए किलो थी ना, आपने क्या किया, आपने 10 गुणा 7 किया था। ऐसे यदि हमें dx लंबाई में यदि द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान नहीं पता लगेगा तो जड़त्व आघूर्ण कैसे पता कर लगेगा। सामान्य जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान होती है, तो इसमें आघूर्ण लग गया, तो जड़त्व आघूर्ण हो गया, तो घूर्णी गति होगी तो त्रिज्या आ जाती है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि वो छोटे भाग की अल्पांश जो है हमारा, हम सबसे पहले काम करते हैं अल्पांश का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना था, M/2πr, और अल्पांश की लंबाई थी dx। ये हो गया द्रव्यमान। इसे सीखना पड़ेगा ना आपको, बहुत सी जगह ये चीज हम उपयोग में लाएंगे, 11th में भी लाएंगे और 12 में भी लाएंगे। ये द्रव्यमान हो गया। बच्चों जड़त्व आघूर्ण के लिए द्रव्यमान पता लग गया, दूरी हमें पहले से ही पता है, तो हम मान लेते हैं, माना अल्पांश मतलब छोटा है, अल्पांश का जड़त्व
आघूर्ण बराबर डी आई। आई को जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एम आई से लिखते हैं, एम आई याद रखना आपको। डी आई बराबर क्या हो जाएगा? डी आई बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान तो ये है एम अपान 2πr इंटू डी एक्स, और इस अल्पांश से इस अक्ष की लंबवत दूरी का वर्ग तो इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमने पता कर लिया है उस छोटे अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण। यस, पता कर लिया है ना आपने? यस, ये छोटे अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण है। अब हमें क्या करना है? हमें तो उस अल्पांश का तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो वो पूरे छोले कैसे बने ये पता करना था। तो 1 चम्मच शक्कर हमने कहा था यार कि थोड़ा सा नमक मिला दो तो फिर पूरे का टेस्ट पता लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हम पूरा निकालना है। तो गणित आपको, मैथ्स आपको सुविधा देता है। और क्या सुविधा देता है? समाकलन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं समाकलन करने पर। और जब समाकलन करेंगे तो हमें पूरी रिंग का जड़त्व आघूर्ण पता लग जाएगा। समाकलन करने पर आई बराबर हमें समाकलन किसका करना है? डी आई। और डी आई की जगह हम क्या रख दें? एम अपान 2πr इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। कुछ गलती कर दी यार। गलती क्या कर दी? लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी, सीमाएं तो बांधनी पड़ेंगी कि कहां से कहां चाहिए। हमें यहीं से शुरू करना है और यहां से चलते हुए हमें फिर वापस आ जाना है। मतलब हमें शुरू कहां से करना है बच्चों? 0 से। और यदि आप यहां से चलते हो और इधर से पूरा घूमते हुए फिर इसी जगह पे आ जाते हो तो 2πr चलते हो, यानी पूरी रिंग कवर हो जाएगी 0 से 2πr की। अब आप एक प्रश्न और करो कि सर लिमिट लंबाई की क्यों लगाई है? क्योंकि dx लंबाई है, इसका जो समाकलन होगा ना वो x के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष होगा। जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं बच्चों, लिमिट उसी की लगती है। तो ये हमें i मिल गया है। चलो ये i मिल गया है तो इसे सॉल्व करते हैं। तो i बराबर क्या हुआ? i बराबर हुआ, इसमें से कोई सा भी नहीं है तो बाकी चीजें बाहर ले सकते हो। ये स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा तो हम एम आर अपान 2π को बाहर ले लेते हैं। इनका तो समाकलन होगा ही नहीं, ये 2π बाहर आ गई हमारी, अंदर तो केवल बचा है dx। तो चलो dx लिख दिया हमने 0 से 2πr और ये हो गया है आपका dx। अब देखिए आप i और ये हमारे पास क्या हो गया? एम आर अपान 2π हो गया। और dx का करेंगे तो x आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, समाकलन है। सीख लो ना वीडियो देख के। बार बार कंफ्यूज होना अच्छी बात है क्या? बार बार कंफ्यूज होना अच्छी बात नहीं है, समझे? हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो आपको इंटीग्रेशन सीख लेना चाहिए। यहाँ पे लिमिट रखा और यहाँ पे 2πr रखा तो i बराबर यहाँ लिखते हैं एम आर अपान 2π। पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 2πr, फिर x की जगह माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 तो 0 ही होता है। तो ये हो गया एम आर अपान 2π इंटू 2πr। 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, i बराबर हो जाएगा बच्चों एम आर स्क्वायर। क्या आपको पता है कि आपने पूरी रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया और उस अक्ष के सापेक्ष निकाल लिया जो उसके केंद्र से जाता है और रिंग का जो काल्पनिक तल है उसके लंबवत है, यानी बाय बाय डैश के। हम यहाँ पे कोई बात लिखने वाले हैं। हम सबसे पहले हमने निकाला i बराबर एम आर स्क्वायर, तो हम ये भी बना दें इस अक्ष के सापेक्ष था। ये पहला वाला आ गया। अक्ष बदलेगा, अक्ष बदलेगा, और जब अक्ष बदलेगा तो इसका जड़त्व आघूर्ण भी बदलेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न फिर उठ रहा होगा, व्हाट इज द क्वेश्चन? कि सर आप कह रहे थे, यस आपने कहा था कि इसमें लंब अक्ष और समांतर अक्ष प्रमेय का उपयोग करेंगे, वो तो आपने किया ही नहीं।
तो करेंगे ना, अभी तो हमने एक ही अक्ष का निकाला है, अब दूसरे अक्ष की बात कर रहे हैं ना। और दूसरा अक्ष है, इसी हेडिंग को थोड़ा सा सुधारें। उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण जो रिंग के केंद्र से नहीं जाता, जो रिंग के केंद्र से नहीं जाता है, जो रिंग के व्यास से जाता है, बदल दिया हमने, रिंग के व्यास से होकर जाता है। चलिए भैया, रिंग के व्यास से होते हुए जाने वाले अक्ष की बात करें तो ये तो लिखा रहने दे रहे हैं अपन, और ये तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा, और एक और चीज मिटाना तो हम भूल ही गए, और वो था ये दूसरा डेरिवेशन है, और यहां तो एक ही लिखा है, तो उस एक को अपन दो में बदल देते हैं क्योंकि हम दूसरा कर रहे हैं, तो सेकंड वाला हो गया। रिंग के व्यास से जाता है मतलब ये अक्ष हो गया, ऐसे समझो। सामने से देखो रिंग को, सामने से ये अक्ष हो गया, या फिर ये अक्ष हो गया, या फिर ये अक्ष हो गया, या फिर ये अक्ष हो गया। सर इतने सारे अक्ष, हर अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि हर अक्ष रिंग को, जैसे ये इस अक्ष की बात करें तो ये दो भागों में बांटता है, ये यदि हम इस अक्ष की बात करें तो ये भी दो भागों में बांटता है, तो हर अक्ष रिंग को दो भागों में बांट रहा है, यानी कि हर अक्ष से जाने वाले घूर्णन अक्ष जो है, रेखा है, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण समान ही होगा। तो इससे समझो ना, ये आपके सामने रिंग है, हम किससे निकाल रहे हैं, हम इस वाले अक्ष के लिए निकाल रहे हैं। देखो देखो देखो, चारों तरफ से देखो, ये वाला अक्ष है, यहां पे ऐसा बना है और ये अक्ष लगा है। ओके, ये dx हटा दो, इससे अपन ने लेना देना नहीं है, अपन एक बार निकाल ही चुके हैं, तो हम इस अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं x डैश। तो एक बार फिर से समझो, फिर से समझना जरूरी है। ये अक्ष है जो इसके व्यास से जा रहा है, तो केंद्र से तो जाएगा, यदि पूरा व्यास की बात होती है तो केंद्र से जाना जरूरी है। ये अक्ष हो सकता है, ये भी अक्ष हो सकता है, ये भी अक्ष हो सकता है, परंतु जाएगा इससे, केंद्र से। और इन हर अक्षों के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम इसे बदल दें। ये तो अपन ने लिखा है, अल्पांश वाली चीज हमें हटा देनी है, और हम ये एक डायग्राम में थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये है वो हमारी रिंग, एक अक्ष हो गया, ये एक अक्ष हो गया, ये केंद्र से ही जा रहा है दोनों, और इसके सापेक्ष हमने निकाल लिया है। ये आपका क्या था, बाय डैश बाय, ये हमने निकाल लिया है। चलो इसे ए डैश ए बोल देते हैं, बी डैश बी बोल देते हैं। तो पता है ये अक्ष, देखो 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 देखो, फिर से देखो, ये जो अक्ष है जो बीच से जा रहा है, वो जो हमने निकाला है उसके लंबवत है, ये वाला अक्ष भी उसके लंबवत है। तो यार यहाँ पे हमें अक्ष मिल गए और वो सब एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लंब अक्ष प्रमेय। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो हमें बात करना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा आई ए डैश बराबर आई बी बी डैश। और एक बात और लिख दें कि ए डैश परपेंडिकुलर, ये लंबवत है, बी बी डैश ऊपर लगता ना बच्चों, बी बी डैश, और ये परपेंडिकुलर है बाय बाय डैश के, इसलिए इसमें लगेगी लंब अक्ष प्रमेय। क्या थी लंब अक्ष प्रमेय, यहाँ पे जो लंब अक्ष परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंब अक्ष प्रमेय, ये थी आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। यार ये है हमारे, उसमें क्या लगेगी, हमारे उसमें लगेगी आई बाय बाय डैश। वहां पे हमने ये जेड माना था ना, यहाँ पे बाय बाय डैश माना था, तो ये हो जाएगा आई ए डैश
प्लस आई बी बी डैश, ये दोनों इसके लंब अक्ष हैं और ये लंबवत है उनके। ये थी वो समांतर अक्ष प्रमेय, सॉरी लंब अक्ष प्रमेय। हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी तो पता है कि आई ए डैश बराबर आई बी बी डैश। चलो यहाँ पे एक बार और हम लिख देते हैं, आई ए डैश बराबर आई बी बी डैश। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसे भी थोड़ी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हम ए डैश और बी बी डैश इसकी जगह ये रख दें, तो आई बाय डैश बराबर, ये तो हमारा आई ए डैश लिखा है, आई बी बी डैश की जगह भी हम लिख सकते हैं आई ए डैश, क्योंकि ये बराबर है। तो आई बाय डैश बराबर हो जाएगा 2 ए डैश, और आई ए डैश बराबर हो जाएगा आई बाय डैश अपान 2। और आई बाय डैश हम निकाल चुके हैं, बाय वो वाला बाय नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आई ए डैश बराबर, इसकी वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा mr² अपान 2। तो ये डायमीटर के सापेक्ष हमारे पास जड़त्व आघूर्ण आ गया। ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरा हम आई लिख रहे हैं और ये हो जाएगा 1/2 mr², परंतु वो अक्ष ये था। दूसरे अक्ष के लिए हमने बात कर ली है। और देखिए ना, यहाँ पे हमने लगा दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी लंब अक्ष प्रमेय। तो अब अक्ष तो और भी बनेंगे। अब हम दो एक साथ कर रहे हैं, दो एक साथ, इससे तो मिटाएं। और यहां पे अपन डाल लेते हैं नंबर 3, इसे भी मिटा देते हैं। दो चीजें हमने निकाल ली हैं, वो हमारे सामने बोर्ड पे यहां रखी हैं। इससे तो हटाओ, इससे हटाओ और ये भी पूरा मिटा दो। अब हम एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब आप समझिए, मजा आने वाला है, मजेदार चीजें। और जब कोई बड़ा सा डेरिवेशन बहुत सामान्य तरीके से हो जाता है बच्चों, तो हमें अपना अचीवमेंट लगता है और खुशी मिलती है। और समझना मतलब खुशी प्राप्त करना, और जिंदगी में खुशी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो खुश रहना सीखिए। अब हम दो कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो कर चुके हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं नंबर 3 और यहाँ पे हम कर रहे हैं नंबर 4। दो डेरिवेशन एक साथ कर रहे हैं, लिखेंगे बाद में। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे ये है और इसके सापेक्ष निकालना है। चलो इसे अपन मान लेते हैं ए डैश, और ये केंद्र है ओ, केंद्र से जाने वाला तो आपके पास था बाय डैश। और दूसरा देखो जरा, हम दोनों समझाएंगे कि कैसे है। दूसरा देखो, यहां पे हम ये जो कर रहे हैं, ये तो आपका केंद्र से जाने वाला क्या है, बाय डैश बाय, त्रिज्या तो आर है ही, और हम इस अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं। इसे अपन वहां पे एक साथ कर रहे हैं, इसलिए बी बी डैश लिख देते हैं। और ये समझिए कि ये कैसे अक्ष हैं। पहला वाला देखिए आप, पहला वाला ये रखिए, ये अक्ष है। दूसरा वाला देखिए आप, ये रखिए और ये अक्ष। बदल गया ना, ये ऐसा हो जाएगा तो पहला, ये ऐसा हो जाएगा तो दूसरा। ये दो कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात यह है कि जो हमारा घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष रिंग को स्पर्श करता है, टच करता है, स्पर्श करता है, तथा रिंग के तल के समांतर है। समानांतर भी लिख सकते हैं, पहला हो गया। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे भी यही बात लिखेंगे, घूर्णन अक्ष रिंग को स्पर्श करता है, बिल्कुल कर रहे हैं, रिंग को स्पर्श
स्पर्श करता है तथा रिंग के तल के लंबवत है। दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक रिंग का तल, यार रिंग का तल देखो, जैसे ये रिंग बनी ना, इसे अपन रिंग का तल मानेंगे। इसके लंबवत है, ये देखो ये तल है, इसके लंबवत है, और ये तल है और इसके समानांतर हो गया ये वाला। यस, ये वाला। यस, समझ रहे हो आप? मुझे पता है कि आप इतना अच्छा समझ रहे हो कि जितना मैं समझा रहा हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही समझ रहे हो। बहुत ज्यादा मत समझना बेटा, क्योंकि ज्यादा समझदार थोड़ी सी समस्या वाले हो जाते हैं। हमें समझदार बनना है, परंतु सामान्य समझदार बनना है, हमें ज्यादा समझदार नहीं बनना। उनकी बड़ी समस्या होती है। दोनों ही देखो, दोनों में ही ये हमें आता है, इसके समानांतर है, ये हमें आता है और इसके समानांतर है। दोनों ही हमारी समानांतर अक्ष प्रमेय हैं, दोनों ही हैं। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? r, ये वाली दूरी r हो जाएगी। ओके, और ये इसके समानांतर है, इस अक्ष के समानांतर है। और पता है हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहां पे, इसे बाय डैश मत मानो। ये वाला व्यास वाला अक्ष है, इसे व्यास वाला अक्ष मानो। व्यास वाला अक्ष में अपन इसे ए डैश, चलो हम ये यहां पे ये व्यास का जो अक्ष है, इसका वो क्या है आपका? इसका है mr²/2, और इसका आपने निकाला था, ये क्या हो जाएगा? mr²। ये व्यास के समानांतर है। ये क्या काय के समानांतर है? हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। व्यास के समांतर है और ये लंब के समानांतर है, लंब के समांतर है। ये व्यास था जिसे हमने निकाला था, ये आया था mr²/2, इसका था। अब लगे, अच्छा एक बात, रिंग का केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है, और किसी के भी द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष सबसे ज्यादा सममिति वाला अक्ष होता है। तो वो समांतर अक्ष प्रमेय हम यहां पे लिखें, वो हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? समांतर अक्ष प्रमेय I बराबर ICM प्लस mr²। सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला अक्ष ये हो गया इसका जड़त्वागुण, और उससे हमारे अक्ष के बीच की लंबवत दूरी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना। इससे पहले वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया था। यस, देख लिया होगा तभी तो ये होगा। यदि नहीं देखा तो रुको, इसे बंद करो, वो वाला देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे भी वही लगाना है। यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? समांतर अक्ष प्रमेय। प्रमेय तो यही है, I बराबर ICM प्लस mr²। चलो पहले यहां लगाते हैं, I = ICM, ये है CM, ये अपन CM मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो नाम ही दे दो CM। इसे बाय डैश की जगह इसे भी अपन CM नाम दे दो। नाम बदल सकते हैं ना, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, मोटा हो गया तो मोटू बोलने लगते हैं, थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई तो पतलू बोलने लगते हैं, वो अच्छा गोरा हो गया तो भूरू बोलने लगते हैं, तो ऐसा नाम बदल सकते हैं। CM क्यों लिखा? ताकि आपको समझ में जाए कि हम सेंटर ऑफ मास से जाने वाले अक्ष का जड़त्वागुण ले रहे हैं। तो ICM मतलब ये है, इसका कितना है? mr²/2 प्लस पूरी रिंग का द्रव्यमान m है और इसके बीच की दूरी mr²। एक बार इसे भी लिखते हैं यार, I बराबर, सब जगह I एक ही लिखिए तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज होना भी अच्छी बात नहीं है। यस, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ICM
मतलब क्या है ये आपका एम आर स्क्वायर प्लस, इससे इसकी लंबत दूरी है आर, लो तो ये पूरा द्रव्यमान एम है तो एम आर स्क्वायर। लो बच्चों इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो तो दो तो आ जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 mr², और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3 mr²/2। इस अक्ष का हमारे पास आया 3 mr²/2। कैसे? वो व्यास के समानांतर है, व्यास के समानांतर है तो रिंग के तल के समांतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो व्यास के समांतर है, पैरेलल। इसकी बात करो तो ये तो सरल से ही आ गया, I = 2 mr², ये आ गया। और इसका हमारे पास क्या आ गया? mr²2। सब अक्षों से देखो, आपको केवल व्यास वाले जो अक्ष हैं, केंद्र से जाने वाले व्यास जो हैं, ये कोई बात हुई? व्यास यदि हमें निकालना है तो केंद्र से जाना ही पड़ेगा ना। उसके कितने ही अक्ष बना लो, उनके लिए तो समान होता है जड़त्वाघूर्ण। बाकी हमारे पास इतने अक्ष बदले और हर अक्ष के सापेक्ष रिंग का जड़त्वाघूर्ण अलग अलग आया। इसे कैसे याद कर सकते हो? अरे याद करने में जितनी मेहनत लगा रहे हो ना, उससे 1/4 मेहनत में ये समझ लो तो टेंशन ही खत्म है आपका। फिर याद करने की जरूरत नहीं है। कितना रटोगे भाई, कितना नचा रहा है, नहीं नचा नहीं रहा, समझा रहा है ना। दिमाग में ये कितना समझा रहा है तो समझना भाई, समझा रहा है तो समझ, क्योंकि समझ से समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ से समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, और तुम ना समझ तो नहीं हो। अक्ष बदलते हैं तो कोई सा भी आकार हो, जड़त्वाघूर्ण बदल जाता है। यस यस यस, इसके सापेक्ष ये आया, इसके सापेक्ष ये आया। और मैं गारंटी दे रहा हूं वो कितना ही मेमोराइज करने वाला हो, कितना ही रट्टू आदमी हो, इन चारों में कंफ्यूजन हो ही जाता है कि यार ये था कि ये था। कंफ्यूजन का मतलब है कि गड़बड़, कैरियर के रास्ते बंद। तो इसे समझना जरूरी था, इसीलिए हमने समझाया है। चलिए अब हम डिस्क की बात करेंगे, और डिस्क को तो पहले ही समझ लो कि रिंग और डिस्क में क्या अंतर है। रिंग, जो बच्चियां, जो बेटियां यहां पे समझ रही हैं, उनके हाथ की चूड़ी जो है, कड़ा जो है, वो रिंग है, और ये है डिस्क। पता है, ये बीच में थोड़ा सा ऊपर उठा यार, ये ढक्कन मिला ना तो ढक्कन कहीं का, ये वाली आप डिस्क ये बीच की मान लेना, है ना। ये है डिस्क और ये है रिंग। दोनों में अंतर समझ में आया? क्या अंतर समझ में आया? जो फिजिक्स में समझना चाहिए वो समझो। रिंग में केवल लंबाई होती है बस, और डिस्क जो है उसमें पूरा क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। तो जब हम रिंग में केवल लंबाई की बात कर रहे थे, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई निकाल रहे थे, डिस्क में हमें द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बस इतना ही करना पड़ेगा। तो इतना ही करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं ना। ओके चलिए।